एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण सवाल और इनको हम डिस्कस भी करेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो चलिए, और ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा एचपी टेट, एसएससी, सीजीएल और हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार के लिए। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ऋग्वेद में जो है अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 200। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का मुख्य ग्रंथ है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद जो है ये वैदिक साहित्य का मुख्य ग्रंथ है और इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें देवताओं की स्तुति के लिए 1028 ऋचाओं यानी कि श्लोकों का जो है संकलन किया गया है। और इन ऋचाओं का पाठ करने वाले जो होते हैं, यानी कि ऋग्वेद की ऋचाओं का, ऋग्वेद के श्लोकों का पाठ करने वालों को होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अग्नि को पृथ्वी के देवता के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में जो है अग्नि को पृथ्वी के देवता के रूप में जाना जाता है। अग्निदेव की देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना गया है। तो अग्निदेव को जो है देवताओं और मनुष्य के बीच जो है इनको यानी कि मेडिएटर का माना गया है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ प्रदान की जाती थी। तो आपने देखा होगा आज भी जब हम लोग देवताओं का आह्वान करते हैं तो हम लोग जो है अग्नि में आहुतियाँ देते हैं। तो उसी कारण जो है, क्योंकि आपने ये लाइन याद रखनी है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही देवताओं को आहुतियाँ प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? प्रथम जो बौद्ध संगीति थी इसका आयोजन जो है वो हुआ था अजातशत्रु। ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है। तो चलिए जान लेते हैं पहले थोड़ा सा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था और यह बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और आपके लिए इसकी ट्रिक भी है, आपने याद रखना है कि बौद्ध धर्म की जो है ये 4 संगीतियाँ हुई थी और उनकी ट्रिक है कहाँ पर हुई थी वो आपने याद रखना है। एक शब्द रावे पाकू, यानी कि पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और जो चौथी है वो हुई थी कुंडलग्राम में। और जो इसके शासनकाल में किन के शासनकाल में हुई थी? तो इसके लिए आपने याद रखना है आजकल एके, यानी कि आज से अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक और तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो सही आंसर आ जाएगा अजातशत्रु। थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस संगीति में बुद्ध के 2 शिष्यों ने भी भाग लिया था, जो कि जिनके नाम थे आनंद और उपासी। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के कौन से 2 शिष्य जो हैं प्रथम बौद्ध संगीति में आए थे? तो उनका नाम है आनंद और उपासी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमने देखना है, एक साइड लिखा है ज्वालामुखी और दूसरी साइड लिखा है महाद्वीप। तो चलिए जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जो मायोन ज्वालामुखी है ये है फिलीपींस में। तो ये मायोन कहाँ पे पड़ता है? फिलीपींस में। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस देश में स्थित है। यह फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में वर्ष 1858 ईस्वी में पहली बार जो है विस्फोट हुआ था और अंतिम विस्फोट हुआ था वर्ष 2014 में। लेकिन आपने डिटेल में नहीं जाना है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मायोन ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर है? मायोन ज्वालामुखी ये है फिलीपींस में। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है। तो आप देख सकते हैं पोपा ज्वालामुखी ये स्थित है
ये स्थित है म्यांमार में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है और यह एक मृत जो है ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी कौन सा है? पोपा ज्वालामुखी। और यह ज्वालामुखी माउंट पोपा पर्वत पर स्थित है। यह एक तीर्थ स्थल है। ये जो है एक तीर्थ स्थल है, ये आपने याद रखना है। तो याद रखिएगा, मायोन ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ा? फिलीपींस में। पोपा ज्वालामुखी ये पड़ा म्यांमार में। अब हम जानते हैं तीसरा, जो कि है चिम्बाराजो। तो चिम्बाराजो जो है ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर में पड़ता है स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और यह हिम से ढका हुआ है, यानी कि बर्फ से पूरी तरह जो है ये ढका हुआ है। चिम्बराजो पर्वत शिखर जो है इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवबंद। देवबंद जो है ये ईरान में स्थित है। तो देवबंद का आ जाएगा ईरान। देवबंद ईरान में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। याद रखिएगा, देवबंद जो है ये एक शांत ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है? ईरान में। और यह ज्वालामुखी अल्बुर्ज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? अल्बुर्ज ज्वालामुखी जो है ये अल्बुर्ज एक पर्वत श्रृंखला है ईरान में, जहाँ पर ये देवबंद ज्वालामुखी जो है वहाँ पर स्थित है। तो चलिए एक बार फिर से अब अपना क्वेश्चन को ऐसे देख लेते हैं बिना डिस्कस किए हुए। मायोन जो है ये है फिलीपींस में। पोपा म्यांमार में। चिम्बाराजो ये है आपका दक्षिण अमेरिका में। देवबंद ये है आपका ईरान में। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वॉन झील। चलिए अब जान लेते हैं वॉन झील के बारे में। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील यानी कि नमकीन झील कौन सी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है? वो है वॉन झील। वॉन झील तुर्की के विटिलस प्रांत के पूर्व में स्थित है। आपने याद रखना है, वॉन झील जो है वो अगर देश का नाम पूछा जाएगा तो तुर्की में है और तुर्की के विटिलस प्रांत में स्थित है। यह खारे पानी की झील है जो आसपास के पहाड़ों से निकलने वाली कई छोटी धाराओं से जल प्राप्त करती है। वॉन झील मुख्यतः एक टेक्टोनिक झील है और इस झील में लवणता की मात्रा जो है वो 330% है। ये आप याद रखना है आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। तो चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। सल्तनत काल में सिजदा और पापोस प्रथा का प्रचलन जो है ये बलबन ने किया था। सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान को नमस्कार करना और पापोस का अर्थ होता है पैरों को उसके जो सुल्तान होता है उसके पैरों को चूमना। तो ऐसी ऐसी प्रथाएं जो है सिजदा और पापोस ये शुरू की थी बलबन ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा बलबन। इस प्रथा का प्रचलन जो है बलबन ने अमीरों का घमंड को तोड़ने के लिए और दरबार में जो है अनुशासन लाने के लिए जो है ये किया था। बलबन ने ईरानी त्यौहार, याद रखिएगा, बलबन ने ईरानी त्यौहार जो कि नौरोज यानी कि नववर्ष का प्रचलन भी प्रारंभ किया था और 40 अमीरों के संगठन की जो है इसने ख़त्म किया था। यानी कि तुर्कान चहलगामी जो कि इल्तुतमिश ने शुरू की थी उसको जो है इसने ख़त्म किया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा वित्तीय आपात की जो व्यवस्था है ये किस देश से ली गई है? जो आपातकाल की जो स्थिति है वो ली गई है जर्मनी से, लेकिन यहाँ पे स्पेशली वित्तीय आपात के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी।
चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था जो है ये ली गई है जर्मनी से। वित्तीय आपात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। इसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र पर का कोई भाग जो है वो स्थायित्व के वित्तीय संकट में है, यानी कि वो वित्तीय संकट वहाँ पर अगर राष्ट्रपति को लगता है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस प्रकार घोषणा संसद की स्वीकृति के बिना केवल 2 महीने तक ही लागू रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी। तो कौन सी पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान जो है, कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान है जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोल्ड डोमर जो मॉडल था उस पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष आपने याद रखना है 1951 से 1956 के मध्य तक था। इस योजना में कृषि को जो है सर्वोच्च प्राथमिकता पर बल दिया गया था। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी हमारा 5 ईयर प्लान जो है आधारित थी। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम योजना। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी हमें सही मिलान करना है। एक साइड दिया गया है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है भारतीय स्टेट बैंक। तो चलिए भारतीय स्टेट बैंक का इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आ जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को की गई। इसका मुख्यालय जो है वो बम्बई में है। एसबीआई के मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी दिनेश कुमार खारा हैं। जो एसबीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। यह जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और विश्व में इसका सर्वाधिक बड़े बैंकों में इसका नंबर आता है 43 नंबर पर जो है ये एसबीआई बैंक है विश्व में। नेक्स्ट है नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना हुई है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। तो आपने याद रखना है 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, ये भी मुंबई में है। आपने पीछे देखा होगा एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। नाबार्ड का मुख्यालय भी जो है ये भी मुंबई में है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के लिए जो है इसे लाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक, यानी कि भारतीय आयात और निर्यात बैंक, इसकी स्थापना की गई है 1 जनवरी 1982 को। याद रखना है आपने 1 जनवरी 1982 को जो है भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना की गई है। लास्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसकी स्थापना सितंबर 1956 में की गई है। याद रखना आपने सितंबर 1956 में की गई है LIC की स्थापना और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, मुंबई में। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है जो कि देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए अब देखते हैं। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपने देखना है कि कौन सा सही है इनमें से। सिक्किम राज्य का गठन जो है वो 21 जनवरी 1972 को हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। राज्यों के गठन के बारे में देख लेते हैं।
नागालैंड राज्य का गठन जो है वो हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा किया गया। याद रखिएगा, नागालैंड का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को। और किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? ये हुआ 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा किया गया। नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है और ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 371 ए के तहत। और नेक्स्ट जो हमने सिक्किम के बारे में पढ़ा, सिक्किम राज्य का जो गठन है, यहाँ पे बताया गया है कि सिक्किम राज्य का गठन किया गया है। ये जो हमने सिर्फ अभी सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। आपने पहला ही याद रखना है कि नागालैंड का राज्य का गठन जो है वो हुआ है 1 दिसंबर 1963 को हुआ और ये हुआ है 13वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये आपने याद रखना है। और नागालैंड को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 371 ए में। अब जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम राज्य को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम के बारे में आपने याद रखना है, सिक्किम राज्य को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 एफ जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 371 ए में नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया है और 371 एफ जोड़कर जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। किस उपकरण का प्रयोग विमानों की ऊंचाई मापने हेतु किया जाता है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अल्टीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।